अपने YouTube चैनल IM NCERT क्लास 12वीं। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 11th जिसका चैप्टर रहेगा 12वां और उस चैप्टर का नाम है ऊष्मागतिकी। दोस्तों ऊष्मागतिकी के अंदर हमारा आज का टॉपिक रहेगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। दोस्तों ऐसे ही फिजिक्स के टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमारे YouTube चैनल IM NCERT क्लास 12वीं को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते हैं दोस्तों आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। दोस्तों यह नियम क्या कहता है, ध्यान से देखना। मान लो आपके पास कोई भी तीन में अलग अलग पात्र लेता हूं और उसके अंदर अलग अलग मात्रा के द्रव भरे हुए। मान लो इसके अंदर 10 ml द्रव है और अगले पात्र के अंदर जो मेरे पास पात्र है, मान लो उसके अंदर आपके पास जो द्रव भरा हुआ है वो द्रव 20 ml है। मेरे पास अलग अलग पात्र हैं और उसके अंदर द्रव की मात्रा अलग अलग है। इनके अंदर मैंने 20 ml द्रव भरा। अगले पात्र के अंदर जो मेरे पास द्रव है वो द्रव 30 ml है। मेरे पास अलग अलग पात्र लिए और उनमें अलग अलग मात्रा में द्रव भरे हुए। एक में 10 ml है, 20 ml है और 30 ml है। मैं इनको क्या करता हूँ, ऊष्मा देता हूँ डेल्टा क्यू। मान लो इसको मैंने डेल्टा क्यू ऊष्मा दी हुई और इसको डेल्टा क्यू 2 ऊष्मा दी हुई, इसको डेल्टा क्यू 3 ऊष्मा दी हुई। और उसमें जो ऊष्मा आपने दी है उसमें उस ऊष्मा का कुछ भाग इस निकाय के कार्य में खर्च हो जाएगी एवं कुछ ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में खर्च हो जाएगी। मान लो इसकी जो आंतरिक ऊर्जा है, बाहर निकलने वाली ऊर्जा तो डेल्टा U1 है और इसकी मान लो आंतरिक ऊर्जा डेल्टा U2 है, इसकी आंतरिक ऊर्जा डेल्टा U3 है। तो आप क्या कर सकते हैं कि निकाय के द्वारा जो किया गया जो कार्य होगा वो कार्य दी गई ऊष्मा और आंतरिक ऊष्मा डेल्टा U1 की अंतर के बराबर। इसमें भी वही होगा कि जो कार्य आएगा वो कार्य डेल्टा Q2 माइनस डेल्टा U2 आएगा। और इसमें भी हमें यही आएगा कि डेल्टा Q3 आएगा माइनस डेल्टा U3 आएगा और डेल्टा W के बराबर होगा। यानी दोस्तों ये आप किसी पात्र को यानी जिसके अंदर द्रव भरा हुआ है उसको आप ऊष्मा दे रहे हो, ऊष्मा का कुछ भाग इस कार्य में खर्च हो जाएगी और कुछ ऊष्मा जो आंतरिक ऊर्जा में खर्च हो जाएगी। तो दी गई ऊष्मा और आंतरिक ऊर्जा का जो अंतर होगा कार्य के बराबर होगा। यह हमें ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है। इस नियम का कथन देखिए, अब कथन क्या कहता है। यह इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय को यदि किसी निकाय को डेल्टा क्यू ऊष्मा दी जाती है, यदि किसी निकाय को डेल्टा क्यू ऊष्मा दी जाती है तो निकाय के द्वारा डेल्टा डब्ल्यू कार्य किया जाता है, निकाय के द्वारा डेल्टा डब्ल्यू कार्य किया जाता है एवं आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू हो तो आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू हो तो दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू का मान कार्य एवं आंतरिक ऊर्जा के योग के बराबर होगा। अर्थात इस नियम के अनुसार यदि आप किसी निकाय को डेल्टा क्यू ऊष्मा देते हो तो उसके द्वारा निकाय के द्वारा किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू और निकाय की आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू के योग के बराबर होती है। इनको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा की जगह डी भी लिख सकते हैं, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू प्लस डी यू।
दोस्तों ये हमें उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है। हम किसी निकाय को डेल्टा क्यू उष्मा देते हैं तो उसमें कुछ उष्मा इस कार्य में खर्च हो जाएगी और कुछ उष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में खर्च हो जाएगी। तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा और निकाय के द्वारा किया गया कार्य का योग उसकी उष्मा को बताएगा। इस नियम के अनुसार दोस्तों आपको ये भी याद रखना, ये मान लो आपके पास एक समीकरण नंबर 1 है। इस समीकरण 1 से समीकरण 1 का उपयोग करते समय यदि आप समीकरण 1 का उपयोग करोगे तो निम्न से परिपाटी है उनका आपको ध्यान में रखना। समीकरण 1 का उपयोग करते समय जो सिंबल रहेगा चिन्ह परिपाटी उनका आपको ध्यान में रखना। चिन्ह परिपाटी समीकरण नंबर 1 है नहीं, डेल्टा क्यू बराबर डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू प्लस डी यू। ये हमारा उष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय कथन है और इसका ये स्टेटमेंट है। इनको इस प्रकार आप समझो। तो समीकरण 1 का उपयोग करते समय हमें चिन्ह परिपाटी उनको ध्यान में रखना है। यदि आपके पास डेल्टा क्यू है वो प्लस होगा तो क्या रहेगा और माइनस में क्या रहेगा। यदि आप उष्मा निकाय को उष्मा दे रहे हो, यानी निकाय से उष्मा देते हैं, उष्मा दी जाती है, यदि आप निकाय को उष्मा दी जाती है तो डेल्टा क्यू का मान प्लस में रहेगा और निकाय से यदि उष्मा ली जाती है तो डेल्टा क्यू रहता है ये माइनस में रहता है। अगला डेल्टा डब्ल्यू है जो कार्य को बताता है, इसमें भी प्लस कब रहेगा और माइनस का सिंबल कब रहेगा वो ध्यान रखना। दोस्तों डेल्टा डब्ल्यू का मान जो प्लस में रहेगा जब निकाय के द्वारा कार्य होता है, निकाय द्वारा कार्य होता है। दोस्तों यदि निकाय के द्वारा कार्य होता है तो डेल्टा डब्ल्यू का मान प्लस में आता है और निकाय पर कार्य होता है दोस्तों तब डेल्टा डब्ल्यू का मान माइनस में आता है। अगला रहेगा आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू, इनका मान प्लस में कब होगा और माइनस में कब होगा। जब ताप बढ़ता है तो डेल्टा क्यू यानी आंतरिक ऊर्जा प्लस की होगी और ताप घटता है तो आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू का मान माइनस में होगा। दोस्तों एक बार वापस देखिए, उष्मागतिकी का प्रथम नियम यदि हम किसी निकाय को उष्मा देते हैं तो उसकी कुछ उष्मा उसके कार्य में खर्च हो जाएगी और कुछ उष्मा आंतरिक ऊर्जा में खर्च हो जाएगी। तो दी गई उष्मा और आंतरिक ऊर्जा का उष्मा का जो अंतर होता है वो उसके कार्य को बताता है। इसमें भी वही होगा और इसमें भी होगा। इस प्रकार हम इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय को डेल्टा क्यू उष्मा दी जाती है, निकाय द्वारा डेल्टा डब्ल्यू कार्य किया जाता है और आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू हो तो निकाय की दी गई उष्मा डेल्टा क्यू का मान कार्य और आंतरिक ऊर्जा के योग के बराबर होगा। इस समीकरण के बाद में हमारे पास जो समीकरण बना ये उष्मागतिकी का प्रथम नियम है, इसका गणितीय समीकरण मानते हैं। और इस समीकरण के द्वारा हम जब इसका यूज करेंगे न्यूमेरिकल इक्वेशन के लिए तो सिंबल परिपाटी वो आपको ध्यान में रखनी है कि डेल्टा क्यू प्लस में कब होगा, डेल्टा डब्ल्यू माइनस में कब होगा, डेल्टा यू प्लस माइनस में कब होगा। तो ये देखिए आपका उष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब दोस्तों इस नियम की कुछ कमियां भी है तो वो भी क्लियर कर लेते हैं, इसकी कमियां भी देख लेते हैं। एक बार देख लीजिए दोस्तों, इसकी कुछ कमियां हैं। देखिए कमियां क्या कहती हैं उष्मागतिकी के प्रथम नियम की, इसकी कुछ कमियां हैं वो भी देखिए। पहली कमी देखिए, यदि इस नियम के अनुसार इस नियम से निकाय का गर्म या ठंडा होने की जानकारी नहीं देता। दोस्तों यह नियम कोई निकाय गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है इसकी जानकारी ये नियम नहीं देता। दूसरा नियम है संपूर्ण उष्मा, इसका दूसरा कमी है संपूर्ण उष्मा यांत्रिकी ऊर्जा में
यांत्रिकी ऊर्जा के रूप में, यांत्रिकी ऊर्जा के रूप में सतत इन कंटिन्यू सतत परिवर्तन होती है, इसकी जानकारी ये नियम नहीं देता। दोस्तों इसकी कुछ कमियां वो हम देख रहे हैं, ये जानकारी नहीं देता। तीसरी जो कमी है वो देखिए दोस्तों, तीसरी कमी क्या कहती है, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार ऊर्जा के परिवर्तन की दिशा, ऊर्जा के परिवर्तन की दिशा की जानकारी नहीं देता। दोस्तों इसकी कुछ 3 कमियां थी, वापस देखिए। कोई भी इस नियम के अनुसार यदि कोई निकाय गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है, उसकी जानकारी यह नियम नहीं देता है। संपूर्ण ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा के रूप में सतत परिवर्तन होती है, इसकी जानकारी यह नियम नहीं देता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा के परिवर्तन की दिशा की जानकारी भी यह नियम नहीं देता। तो दोस्तों आज का हमारा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का जो टॉपिक था वो आपको समझाया गया है। ऐसे ही फिजिक्स के टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमारे YouTube चैनल IF NCERT क्लास बाड़मेर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।